हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स। आज हम बात करने वाले हैं हमारे पास जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दैट कैन बी इन योर एग्जाम, जो तुम्हारे एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक। और कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको मैंने बहुत ही शॉर्ट में समझा रखा है। अगर तुम इसको देख लेते हो तो ये मान लो कि तुम एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले आओगे। ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारे पास जो पहला टॉपिक है उसको बोलते हैं आपातकाल के प्रभाव। ठीक। तो हमें पहले पता चाहिए आपातकाल जो लॉकडाउन लगा था उसके प्रभाव क्या थे। ठीक है, ये हमारे पास पहले की बात है, अभी की बात नहीं है। तो पहले बस नागरिकों के अधिकार पर असर पड़ा था। क्या हुआ था, जो मौलिक अधिकार है उसको उसको खत्म कर दिया गया था। और बिना कारण की गिरफ्तारी हो रही थी। और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर रोक। ठीक है, इसको याद रख चला, ये 3 पॉइंट हुए थे। अगला, कार्यपालिका और जो न्यायपालिका के जो संबंध थे उन पे क्या हुआ था। संविधान संशोधन की कोशिश, जो संविधान है ठीक है उसके संशोधन की कोशिश की गई थी, उसमें बदलाव की कोशिश की गई थी। और अगली बात करते हैं, न्यायपालिका के आधार सीमित कर दिए गए, जो अधिकार है उसको सीमित किया था। जो न्यायपालिका है, जो कोर्ट वगैरह है, उनकी जो पावर है उसको काफी कम कर दिया गया था। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कार्यपालिका का वर्चस्व, और जो कार्यपालिका है उनका दबदबा बढ़ गया था। ठीक है। और नेक्स्ट बात है जनसंचार माध्यम पर प्रभाव। इसमें जो भी प्रेस सेंसरशिप थी, जो प्रेस था, जो मीडिया थी, उन सबको बंद किया गया था। और अखबारों के विरोधा स्वरूप खाली स्थान छोड़ा। ठीक है। और जो अखबार है वो खाली खाली प्रिंट होते, उसमें ज्यादा कुछ प्रिंट नहीं हो रहा था। और कुछ पत्रिकाओं ने प्रकाशन बंद कर दिया, और जो बहुत सारी पत्रिका ऐसी थी ठीक है जिन्होंने क्या प्रकाशन अपना बंद ही कर दिया था पूरा पूरा। और ये बात करते हमारे पास है कि पुलिस व नौकरशाही की भूमिका, और जो पुलिस वगैरह उन पे क्या प्रभाव था। अधिकारों का दुरुपयोग, जो भी पुलिस वाले थे अपने अधिकार का गलत उपयोग कर रहे थे। और राजनीतिक दमन को बढ़ावा, और जो राजनीति है उनको ज्यादा बढ़ावा मिला था। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास जो है आपातकाल का भारतीय दलीय प्रणाली पर असर। जो आपातकाल है उसका भारतीय दलीय प्रणाली पर क्या असर पड़ा था। तो पहला, विपक्षी दल का एकीकरण। जो विपक्षी दल थे वो सारे सारे एक साथ हो गए थे। ठीक। और दलीय व्यवस्था में बदलाव, जो दल की व्यवस्था है, जो पार्टी की व्यवस्था है, वो पूरी बदल चुकी थी। और 1977 में कांग्रेस की हार हो गई। ठीक। और जो जनता पार्टी का उदय हुआ उस टाइम, क्या जो जनता पार्टी है वो बन गई थी। ठीक है। और बहुदलीय बहुदलीय प्रणाली की वापसी, और जो बहुदलीय पार्टी थी ठीक वो क्या है दोबारा से आकर जुड़ना शुरू हो गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारे पास है वो व्यवस्था की 1977 में भारत की राजनीतिक दो दलीय प्रणाली। हाँ भाई, क्या ये दो दलीय प्रणाली जैसे क्यों दिखी, जो हमसे कह रहे हैं कि 1977 में भारत की जो राजनीति है ठीक है वो दो दलीय प्रणाली जैसे क्यों दिखी। पहला, विपक्ष का एकजुट होना, जो विपक्ष पार्टी थी वो एक साथ जुड़ गई। और चुनाव कांग्रेस बनाम जनता पार्टी हो। ठीक है। तो चुनाव जो हुआ था वो कांग्रेस वर्सेस जो जनता पार्टी, इन दोनों के बीच में हुआ था। और अगली बात करते हैं कांग्रेस और जनता पार्टी में टूट के पीछे क्या कारण थे। पहला, कांग्रेस का विभाजन। दूसरा, जनता पार्टी में मतभेद। ठीक है, दो कारण थे। ये तुम्हारे 2 मार्क्स में आने के चांस होते हैं। अगली बात करते हैं चिपको आंदोलन क्या हुआ और इसके क्या प्रभाव थे। तो हम बात करते हैं कि ये 1973 में चमोली पेड़ की कटाई के विरोध। ठीक है। चमोली में था, ये ना एक जगह है चमोली। ठीक है, वहां पर वो था। और इसमें क्या हुआ था, जो महिला है वो पेड़ से चिपक गई थी। ठीक। और अगली बात करते हैं सुंदर लाल बहुगुणा। ठीक है, चंडी प्रसाद और भट्ट प्रमुख। ठीक। वन कटाई पर 15 साल प्रतिबंध लगा दिया गया। और 1980 संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। ये इसके प्रभाव थे। ठीक है, ये क्या 3 इसके प्रभाव है। अगली बात करते हैं भारतीय किसान यूनियन के मुद्दे और सफलता। ये जो भारतीय किसान है उनका यूनियन और उनके पीछे जो मुद्दे के और उनकी जो सफलता क्या थी। तो पहली बात करते हैं कि 1988 मेरठ में 20,000 किसानों का धरना था। इन सारे लोग रोड पे बैठ गए थे, इन सबने खेती करना बंद कर दी थी। और फसल की कीमत की मांग बढ़ाने की बात, उन्होंने बोला कि जो फसल की कीमत है उसको बढ़ाओ। ठीक है। और बिजली आपूर्ति सुधार की मांग करी, बोला भाई हमारे गाँव में बिजली आनी चाहिए। और कर्जा माफी और पेंशन की मांग करी, बोला भाई हमें कर्जा माफ चाहिए और जो हमें पेंशन मिलनी चाहिए। और कुछ मांगे मानी गई और सारी सारी मांगे नहीं मानी गई थी। अगली बात करते हैं आंध्र प्रदेश शराब विरोधी आंदोलन के मुद्दे क्या थे। तो 1990 में हुआ था। और नेल्लोर, ठीक है, नेल्लोर में हुआ था और महिलाओं का विरोध हुआ था इसमें। ठीक है, शराब से घरेलू हिंसा बढ़ी थी।
और अपराध बढ़ा, गरीबी बढ़ी और महिलाओं पर अत्याचार बढ़े और शराबबंदी की मांग उठी थी। इन बातों को याद रख के चलना है। अगली बात मेरे पास है कि शराब विरोधी आंदोलन महिला आंदोलन कैसे है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो लीडरशिप थी वो महिलाओं की थी। ठीक है, और घरेलू हिंसा का विरोध किया गया था इसमें, और जो सामाजिक अन्याय के खिलाफ एकजुटता थी, और शराब की दुकानें बंद कराई गई थी और महिलाओं की जागरूकता बढ़ी थी। तो ये सारे सारे कारण थे, इसीलिए इसको हम महिला आंदोलन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये क्यों हुआ था? तो सबसे पहले 245 गांव डूबे क्षेत्र में। ठीक है, जो 245 गांव है, ठीक है, वो सारे सारे डूब गए थे और 2.5 लाख लोग, दो दो 2.5 लाख बोल सकते हैं, 2.5 लाख लोग विस्थापित हुए, मतलब एक जगह से वो किसी दूसरी जगह रहने के लिए चले गए थे और पुनर्वास उचित नहीं था। ठीक है, और जहाँ पर वो बसे थे वहां पर ढंग से बस नहीं पा रहे थे और पर्यावरण को नुकसान होता और स्थानीय भागीदारी की मांग उठी थी। ठीक है, अगली बात करते हैं, क्या आंदोलन लोकतंत्र मजबूत करते हैं? ठीक है, बोलेंगे हाँ भाई करता है, क्योंकि इसमें जनता की भागीदारी बढ़ती है। और जैसे इसमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं, चिपको ने पर्यावरण जागरूकता बढ़ाई और किसान आंदोलन ने कृषि सुधार और ताड़ी विरोध ने महिलाओं के अधिकार को मिली और नर्मदा आंदोलन से विस्थापित की उस गया जो विस्थापितों की आवाज आवाज उठाई गई। इसीलिए बताता है कि जो आंदोलन है वो लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। ठीक है, अगली बात करते हैं जो हमारे पास है कि दलित पैंथर्स ने कौन से मुद्दे उठाए। पहला, जातिगत अन्याय विरोधी, आरक्षण का मांग किया, दलित महिलाओं के अधिकार मांगे, शिक्षा मांगी गई और 1989 में दलित अत्याचार कानून बना। ठीक है, तो ये सारे सारे मुद्दे उठाए गए थे। अगली बात करते हैं, नए सामाजिक आंदोलन और क्रांतिकारी विचारधाराओं में क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, तो पहले बात है सामाजिक आंदोलन अहिंसक होते हैं। ठीक, दूसरी बात लोकतांत्रिक तरीके होते हैं, ये जो जनता के लिए तरीके हैं वो अपनाए जाते हैं और धीरे धीरे बदलाव लेके आते हैं। और क्रांतिकारी विचार कभी हिंसक हो सकते हैं। ठीक है, और जो क्रांतिकारी जो विचार होते हैं वो कभी कभार ऐसे हो जाते हैं कि सब कुछ बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं सामाजिक आंदोलन की सीमाएं क्या क्या होती है। पहले बात है बिखरे होते हैं काफी ज्यादा और गरीबों पर कम प्रभाव पड़ता है इसका और प्रतिक्रिया आधारित होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि कुछ काम करोगे तभी होगा वरना नहीं होगा और इसमें ठोस योजना नहीं होती, कभी कुछ बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं। ठीक है, और अगली बात करें सीमित मुद्दों तक सीमित है, मतलब कि कुछ ही मुद्दों के बारे में बात करते हैं, सारे मुद्दे इसमें नहीं उठाए जाते हैं। अगली बात करते हैं विशिष्ट मुद्दों पर आंदोलन केंद्रित या बिखरे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं केंद्रित आंदोलन प्रभावी होते हैं, लेकिन जो अकेंद्रित है जो बिखरे हैं वो प्रभावी नहीं होते। जैसे चिपको ने पर्यावरण बताया। ठीक है, ये बता चुका हूं, ठीक है, जस्ट ऊपर बताया मैंने। अगली बात करते हैं कि पंजाब समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे। क्या ये प्रावधान पंजाब और उसके पड़ोसी राज्यों के बीच तनाव बढ़ाने के कारण बन सकते हैं? ठीक है, तो इसमें हमने इसका उत्तर दिया है कि जो मुख्य प्रावधान क्या था पहले वो समझा है हमने कि चंडीगढ़ पंजाब दोनों, कह रहे जो चंडीगढ़ पंजाब को देने का आश्वासन है। ठीक है, और अगली बात, पंजाब हरियाणा सीमा विवाद हल करने हेतु आयोग चलाया गया था। ये सिर्फ प्रावधान है, इसको याद करना है। अगले पास है रावी व्यास जल बंटवारे हेतु न्यायाधिकार और चौथा पास है सिखों के सम्मान और अधिकारों की सुरक्षा का वचन। ठीक है, इन सारी चीजों की बात की गई थी। ठीक है, अगली बात है तनाव के क्या कारण थे। तो पहले पास है हरियाणा ने चंडीगढ़ ना देने का विरोध किया। ठीक, जल बंटवारे से हरियाणा राजस्थान असंतुष्ट था और अयोग्य और न्यायाधिकारों की रिपोर्ट विवादित रही और सिखों की सुरक्षा का मुद्दा पूरी तरीके से हल नहीं हुआ और असंतोष से अलगाववादी प्रवृत्ति बढ़ी। लोग बोले भाई हम अलग हो जाएंगे, अब हमारे पीछे मत आओ। अगली बात, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के विवादास्पद होने के क्या कारण थे। इसमें बस पहला पॉइंट है पंजाब के लिए अधिक स्वायत्ता की मांग की गई थी कि पंजाब को ज्यादा अधिकार दी जाए। केंद्र सरकार ने अधिकारों में कटौती का सुझाव दिया कि भाई अपना जो थोड़ा अधिकार कम कर दो पंजाब के। और जल जल बंटवारे का मुद्दा विवादित बन गया और कुछ चरमपंथियों ने खालिस्तान की मांग भी उठा दी कि भाई हमें खालिस्तान भी चाहिए। और प्रस्ताव से अन्य राज्यों में असंतोष बढ़ा और ये प्रस्ताव से क्या है बहुत सारे लोग क्या है जो नाराज हो गए थे। अगली बात करते हैं जम्मू कश्मीर की अंदरूनी
विभिन्नताओं की व्याख्या करें। ठीक है, विभिन्नता क्या भाई, कि कश्मीर मुस्लिम बहुल अलग पहचान है, और जम्मू में हिंदू मुस्लिम सिख सभी धर्म है, और लद्दाख में बौद्ध, जो बौद्ध है वो बहुल संख्या में, मतलब जो बौद्ध लोग हैं काफी ज्यादा है। और क्षेत्रीय आकांक्षा क्या है इनकी, कश्मीर में स्वेच्छा की मांग की कि हमें खुला छोड़ दिया जाए, जम्मू में अधिक राजनीतिक भागीदारी की इच्छा हुई, और हम्म लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश की मांग बनी। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमारे पास है। और अगली बात करते हैं कि कश्मीर के क्षेत्रीय स्वेच्छा, अच्छा एक काम करो, इसका एक बार ना स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, दो चार जितना हल्का सा बैक करके इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। आओ भाई शुरू करते हैं फिर हमारे पास इसके आगे से, कि कश्मीर के क्षेत्रीय स्वेच्छा पर है और कौन सा पक्ष उचित है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कश्मीर की जो क्षेत्रीय स्वेच्छा है, इसका मतलब है जो कश्मीर ने बोला कि भाई हमें पूरी खुली छूट दी जाए, तो उसके अच्छी बातें उसकी बुरी बातें क्या क्या है, ये इसकी कुछ अच्छी बातें हैं, ये कुछ उसकी बुरी बातें हैं। ठीक है, अगर पढ़ लेना समझ में आ जाएगी बार में। अगली बात करते हैं आसम आंदोलन। ठीक है, इसको भाई पढ़ के जाना, इसमें काफी ज्यादा मार्क्स आने के चांस, थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पढ़ के जाना। ठीक है, अगली बात हमारे पास है, इसके कुछ चुनिंदा क्वेश्चन और है जो आसान भाषा में लिखे हुए हैं। ये हर क्षेत्रीय आंदोलन अलगाववादी नहीं होता, उदाहरण देकर समझाओ। इसके 3 उदाहरण याद और समझा के आ जाना, अच्छे खास तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। क्षेत्रीय मांगों में विविधता में एकता सिद्ध होती है, तर्क दे। ये सारे पॉइंट समझा देना, तुम्हें फुल फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और फिर हमारे पास इस जितने पॉइंट है ना, इस देखते रहना कि क्या क्या हमारे पास है। ये तुम्हारे एमसीक्यू आते हैं जितने भी ना पॉइंट, ये तुम्हारे सारे एमसीक्यू आने के चांस होते हैं। और 1989 के बाद भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे क्या रहे, ये सारे मुद्दे याद रखे चलना, ये कौन कौन से मुद्दे रहे हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है कि क्या गठबंधन की राजनीतिक विचारधारा से अधिक सत्ता आधारित होती है, तो ये सारे पॉइंट है इसके लिए। अगली बात, आपातकाल के बाद भाजपा का विकास कैसे हुआ, अब ये पूछ रहा है, तो ये सारी सारी बातें हैं, डेटा याद रख लेना इसकी, और बाकी जितनी पॉइंट है सारे समझा देने को हल्का हल्का। और हमारे पास अगला है कि कांग्रेस का प्रभाव क्यों बना हुआ है, भले ही उसका प्रभुत्व खत्म हो गया है, इसका प्रभाव अभी भी क्यों है, तो ये सारे पॉइंट हमारे पास है, किसका प्रभाव क्यों बना हुआ है अभी भी। और बहुदलीय व्यवस्था के क्या फायदे हैं, तो ये इसके फायदे ये डिट्टो से याद कर लो, फायदे में रहोगे अब तुम भी। अगली बात करते हैं हमारे पास जो है कि दलगत व्यवस्था की मुख्य चुनौती क्या है, मतलब चुनौती में समस्या क्या है। ठीक है, समस्या क्या है, ये वाली बात पूछी गई है, तो देख लो कि कौन कौन सी समस्या है। अगली बात, विभिन्न हितों का समाहार और एकजुट क्यों जरूरी है, तो ये सारे सारे पॉइंट है इसके। और हमारे पास अगला है, अयोध्या विवाद ने भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित किया, ये तुम्हारा क्वेश्चन मान लो मोस्ट वांटेड है। ठीक, इस क्वेश्चन को करके ही जाना, अयोध्या विवाद के ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। अब तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक बताता हूँ कि तुम्हें किसी भी क्वेश्चन के आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है। जो भी मैंने तुम्हें जो जो शॉर्ट हेडिंग दी है, ठीक है, तुम्हें उसको एक बार ना पढ़ पढ़ के समझ लेना है, और उसे अपनी भाषा में समझा के लिखना है। ठीक, और फिर इसके बाद जो इसकी एक अगली वीडियो आएगी, उसमें तुम्हें वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में काफी ज्यादा रिपीट हुए और जो वीडियो के लास्ट तक बना हुआ है। उसके लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।